वेलकम बैक टू माय चैनल एम विशेष वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 के बारे में हम बात करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड की हूँ जिसमें मैंने बताया है कि जो हमारा सीटेट का एग्जामिनेशन होता है वो 2 पेपर होता है, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है। एंड मैंने उसमें बहुत ही अच्छे से बताया कि पेपर 1 के लिए एलिजिबल कौन होते हैं, पेपर 2 के लिए एलिजिबल कौन होते हैं। बट इस वीडियो में हम पेपर 2 के बारे में स्पेशली बात करेंगे। पेपर 2 में भी एक साइंस एंड मैथ्स वालों का सेक्शन रहता है एंड दूसरा जो हमारा रहता है वो एसएसटी का रहता है। तो इसमें एसएसटी में जो हमारे सोशल साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको कवर किया जाता है, उनके सिलेबस को कवर किया जाता है, दैट इज हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। तो इसमें भी स्पेशली जो पेपर 2 होते हैं सीटेट के सोशल साइंस के, उसमें टोटल 60 क्वेश्चंस एसएसटी के आते हैं। 60 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस तो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी के रहते हैं एंड जो रेस्ट 20 क्वेश्चंस बचता है फ्रेंड्स, वो हमारा पेडागॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं, एसएसटी पेडागॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 60 वो पेडागॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। एंड ये आपके बेसिक एंड जो आपने सीडीपी पढ़ा होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, वहाँ से थोड़े कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एंड हमारा जो डे टू डे लाइफ में हमारा अपने सराउंडिंग्स को लेकर के एंड हमारे जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है, ये हमारी नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल रोल प्ले करती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो पेडागॉजी मीन्स क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका होता है कि आप कैसे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे आप स्टूडेंट्स को क्लासरूम एनवायरनमेंट में कैसे आप उन्हें बताते हैं। और इसमें हम लोग स्पेशली ये देखेंगे फ्रेंड्स कि एसएसटी पेडागॉजी, इसमें कौन से इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो बार बार सीबीएसई है ना सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, उन्हीं टर्म्स के बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज यूज़ किए जाते हैं फ्रेंड्स, जो आपको हमेशा हर ईयर आपको हर एक क्वेश्चंस में आपको जो ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पर ये सारे टर्म्स आपको यूज़ हुए नजर आएंगे। एंड इन सारे टर्म्स को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है एंड उसको फिर ये देखना होता है कि उसको आप पॉजिटिव वे में कंसीडर कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वे में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम किया जाते हैं एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन सेंस पे बेस्ड होता है फ्रेंड्स। एंड कहीं ना कहीं अगर आप एक थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के सोचेंगे तो आपको ये सब जो पेडागॉजी का स्पेशली सेक्शन होता है वो अच्छे से समझ में आएगा। एंड आप कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि आपने कभी नहीं भी पढ़ा हो तो वो भी आप अपने कॉमन सेंसिकल नॉलेज के बेसिस पे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप थोड़ा एम्पिरिकल एनालिसिस करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताऊंगी इस सेशन में जो बार बार एग्जाम में ऑप्शंस में क्वेश्चंस में पुट किए जाते हैं एंड उनके बेसिस पे क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। और ये मैं कहीं और से नहीं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी के जो सीबीएसई क्वेश्चंस बनाता है फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी की बुक से ही वो फ्रेम करते हैं, वहाँ से ही वो टर्म्स कहीं ना कहीं वो पिक करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सीबीएसई का कहीं ना कहीं बहुत ही फेवरेट रहता है एनसीईआरटी बुक, तो हम एनसीईआरटी के बेसिस पे ही ये सारे टर्म्स को बात करेंगे। और यही रीज़न है कि फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में इन सारे टर्म्स के बेसिस पे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और ये बहुत ही कोर पार्ट होता है एनसीईआरटी का। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं हाईलाइट करूँगी। उससे आप अगर कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ माइंड में रखते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप कुछ नहीं भी अगर पेडागॉजी में पढ़ के जाते हैं फ्रेंड्स, आप 6 to 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 आप सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एनसीईआरटी बुक के जो स्टार्टिंग कुछ पेजेस रहते हैं उसमें से एक पेज है ये जो कि हमारे फॉरवर्ड करके इस तरीके से हेडिंग दिया हुआ रहता है। इसमें ही हमारा मेंशन किया गया है कि कौन कौन से मीन्स
क्या कौन सा पेडागॉजी यूज़ करना चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रहेगा स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए, सो दैट कि मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके एंड बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ना कि सिर्फ उनका हमने एक वर्ड यूज़ किया डेवलपमेंट फ्रेंड्स। एक ग्रोथ होता है, एक डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ जो मेजरेबल होता है, जिसे आप मेज़र कर सकते हैं, कुछ हमारा बॉडी का जो फिजिकल चेंजेस होता है, फॉर एग्जांपल हाइट इंक्रीज होना, लेंथ इंक्रीज होना, फॉर एग्जांपल हमारे हैंड का, लेग का, ये सारी चीज़ें हो गया। बट जो डेवलपमेंट होता है फ्रेंड्स, वो एक हमारा बोथ होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। ग्रोथ जो होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ हमारा क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, बट हमारे डेवलपमेंट जो होता है वो बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन नेचर होता है। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिसे आप मेज़र कर सकते हैं एंड वो चीज़ें भी आती हैं जिसे आप मेज़र नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को सेंटर में रख करके ये सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं एंड ये पेडागॉजी सेट किए जाते हैं सो दैट बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। फ्रेंड्स, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जो अंडरलाइन मैंने किया है, NCF दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो ये हम CDP में पढ़ते हैं, तो उसमें अगर आपको याद रखना है तो आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि ये NCF को 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो NCF 2005 में फ्रेंड्स हम ब्रीफ में बात कर लेते हैं कि NCF क्यों लाया गया था। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ये लाया गया था। बीच बीच में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पॉलिसीज लाती हैं एंड डिफरेंट कमेटी सेटअप की जाती हैं, तो इसलिए ये NCF भी लाया गया था सो दैट हमारे एजुकेशन सिस्टम को और भी ज़्यादा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बनाया जा सके। तो अब हम बात करते हैं कि ये NCF ने क्या रिकमेंड किया, मीन्स क्या ऐसा बोला कि क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंक्लूड होना चाहिए सो दैट हम मैक्सिमम आउटपुट को गेन कर सकें एंड बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो इन्होंने रिकमेंड किया कि हमारे जो स्कूल में जो पढ़ाई होता है या फिर बच्चे सिर्फ स्कूल के 4 दीवारी 4 वॉल तक लिमिटेड ना रहें, उनका जो लाइफ है वो हमारे स्कूल से ऐसे स्कूल में उनको एजुकेशन डिलीवर किया जाए जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से भी लिंक्ड हो, ना कि वो सिर्फ 4 दीवारी तक ही लिमिटेड रहे। इनसे बात करता है फ्रेंड्स कि हमारा जो एजुकेशन अभी जो जिस तरीके से डिलीवर किया जाता है, जो कहीं ना कहीं बुक्स लर्निंग पे बेस्ड होता है कि सिर्फ बुक लेकर के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा दिया एंड वो रट रहे हैं, आंसर कर रहे हैं, एग्जाम में मार्क्स ला रहे, बस इस तरीके का पढ़ाई नहीं होना चाहिए। इससे हट करके इससे अलग तरीके की पढ़ाई का बात करता है NCF, जो बात करता है कि हमारा ऐसा पढ़ाई होना चाहिए जो स्कूल एंड हमारा जो सोसाइटी एंड कम्युनिटी है उसके बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट हो फ्रेंड्स, मतलब तीनों के बीच में कहीं ना कहीं एक रिलेशन इस्टेब्लिश हो सके, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई स्कूल तक ही लिमिटेड हो। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या लिखा हुआ है, द सिलेबी एंड टेक्स्ट बुक्स डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ NCF सिग्निफाई एंड अटेम्प्ट टू इम्प्लीमेंट दिस बेसिक आइडिया। अभी जो ऊपर जो NCF ने अपना आइडिया बताया कि एजुकेशन इस तरीके का होना चाहिए जो कि हमारा स्कूल, होम एंड कम्युनिटी के बीच में गैप को भरे, फिल करे, ना कि गैप क्रिएट करे। पहले अभी के जो एजुकेशन सिस्टम फॉलो किए जाते थे उसमें सिर्फ हमारा बुक्स लर्निंग बेस्ड होता था एंड सिर्फ हमारे ये बच्चों की स्कूल तक ही लिमिटेड रहता था। बट NCF का मानना है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारी सोसाइटी में जो स्कूल, होम एंड कम्युनिटी को ये तीनों को एक साथ अलाइन करके हो एंड इसके बीच में जो गैप है उसको फिल किया जा सके। इसलिए NCF ने जो अपना सिलेबस है एंड जो टेक्स्ट बुक है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया है जो कि ये बेसिक आइडिया को फुलफिल कर सके, उनके मोटिव को अचीव कर सके। फ्रेंड्स अभी जो मैंने हाईलाइट किया है रेड कलर से, NCF हमेशा ही डिस्करेज करता है या फिर कोई भी एजुकेशन पॉलिसी रहेगा वो हमेशा डिस्करेज करता है रोट लर्निंग को। फ्रेंड्स
एग्जाम में इससे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑप्शंस में दिए रहते हैं, आप इसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो आपका गलत ही होगा। बिकॉज हमेशा हर एक सिनेरियो में जो होता है रूट लर्निंग को डिस्करेज किया जाता है, मतलब बच्चों को वही रटाया बस रट लेना है, रट करके एग्जाम में लिख देना है, मार्क्स ले आना है। ऐसा एजुकेशन बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए। तो रूट लर्निंग के बेस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये वर्ड को याद रख लेना है कि हमेशा बैक ऑफ माइंड में रखना है कि रूट लर्निंग हमेशा आपको डिस्करेज करना है, इसको कभी भी प्रमोट किया नहीं जाना चाहिए रूट लर्निंग को। इसके साथ ही फ्रेंड्स, जो एनसीएफ है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने पे फोकस करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बस सेपरेटली उसको स्टडी करना है और बाकी सब्जेक्ट्स को सेपरेटली उसके डोमेन में स्टडी करना है, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहता है। इसलिए एनसीएफ का मेन फोकस रहता है कि आपको इंटरमिंगल्ड, ठीक है, मतलब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करके पढ़ना होता है एंड यही इफेक्टिव एंड एफिशिएंट लर्निंग प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म आ रहा है कि यहाँ पर बोला गया है कि एनसीएफ बोल रहा है कि हमें वर्क करना चाहिए, किस डायरेक्शन में हमें काम करना चाहिए, तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे हमें काम करना चाहिए। मतलब ऐसा इस तरीके से हम लोगों को एजुकेशन डिलीवर करना चाहिए बच्चों को जो बच्चों के हित में हो, बच्चों के फेवर में हो। ये नहीं कि बस जो टीचर सेंटर्ड हो कि बस टीचर को कंफर्ट फील हो रहा है इस तरीके से पढ़ाने में तो बस वो सारे मेथड्स, वो सारे प्रोसेस यूज़ करके बस बच्चों को पढ़ा दिया, वैसे नहीं पढ़ाना है। बच्चों को जिस तरीके से समझ में आता है, उन्हें जिस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए पढ़ने के लिए, एक पॉजिटिव आउटकम लेने के लिए, लाने के लिए, तो उस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। जहाँ पे बच्चों के डिफरेंसेस को अब किसी एक क्लासरूम में ज़रूरी नहीं है कि बच्चे सेम एनवायरनमेंट से आते हैं, उनके घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक जैसा हो, सारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हो या स्कूल से पढ़ करके जाने के बाद जो घर में होता है उसको वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में मिलता हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, सबको सारे डिफरेंट है ना बैकग्राउंड से आते हैं एंड सबका जो सोशल क्लास होता है वो डिफरेंट होता है, तो अकॉर्डिंगली इस तरीके के डिफरेंसेस आते हैं बच्चों में। तो उन सारे डिफरेंसेस को नज़र में रखते हुए बच्चों को एजुकेशन डिलीवर किया जाना चाहिए एंड हमेशा फोकस करते हैं फ्रेंड्स इंक्लूसिव एजुकेशन पे। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों जिनका कहीं ना कहीं जो उनका सोशल क्लास होता है वो भी अलग होता है, बट सबको एक क्लासरूम में रख करके आप कैसे एजुकेशन डिलीवर कर सकते हैं, इस पे फोकस करना है एंड हर एक बच्चों की नीड को भी फुलफिल करना है। अब एनसीएफ ये कहता है कि ये सारी पॉलिसीज तो ला दी उन्होंने, बट ये इसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा ग्रास रूट लेवल पे, फ्रेंड्स स्कूल, हर एक स्कूल में जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा तब तक ये जो इनका डिज़ायरेबल पॉलिसी है जिससे एक पॉजिटिव चेंज लाया जा सके, तो ये लाना इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल एंड टीचर्स का होता है, जो मिल करके कहीं ना कहीं इन सारे पॉलिसीज़ को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं एंड डिज़ायरेबल चेंज लाते हैं अपनी सोसाइटी में। एनसीएफ का मानना ये है कि बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि बस बुक इस नॉलेज पे बस बुक्स उन्हें पढ़ने दे देना चाहिए, समझा देना चाहिए, बस बुक तक ही उनका ब्रेन लिमिटेड नहीं रहना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं उनको सोचने के लिए एक स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, सो दैट वो क्रिटिकल एनालिसिस कर सके चीज़ों का, जो भी उन्हें पढ़ाया जा रहा है उनको क्रिटिकली एनालिसिस कर सके एंड खुद का एक पर्सपेक्टिव डेवलप कर सके जो भी चीज़ें उन्हें पढ़ाया जा रहा है। से एनसीएफ उसी चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहा है कि हमें बुक तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए, बुक को ही है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुक ही इज़ द ओनली रिसोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोल रिसोर्स की तरह बुक को यूज़ नहीं करना चाहिए कि इसके अलावा भी डिफरेंट हमारे रिसोर्सेस होते हैं, उसको भी हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करना चाहिए, इस प्रोसेस को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। अभी जो मैंने हाईलाइट किया है ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन होगा, इससे भी हमेशा क्वेश्चंस आप देखेंगे तो हमेशा पूछा गया है कि बच्चों को कभी भी पैसिव, उनको रिसिपेंट की तरह नहीं देखना चाहिए कि आप जो नॉलेज बस डिलीवर कर रहे हैं क्लासरूम में और बच्चे क्या कर रहे हैं बस उसको अपने अंदर डाल रहे हैं, मतलब वो पैसिवली खुद के अंदर नॉलेज को डाल रहे हैं, उनका कोई
एक ऐसा कोई पॉजिटिव रोल नहीं हो रहा है, बस एक्टिव रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, बस पैसिव रिसिपेंट की तरह वो वर्क कर रहा है। बट एनसीएफ क्या बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। बच्चों को पैसिव रिसिपेंट की जगह उन्हें एक्टिव होना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को इन्वॉल्व होना चाहिए, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, ताकि इस प्रोसेस को अच्छे से हम लोग और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना सकें। अब एनसीएफ एम्फसाइज करता है कि हमारा जो डेली टाइम टेबल होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स्ड रिजिड होना चाहिए कि उसे चेंज ही ना किया जा सके। टाइम टू टाइम बच्चों की नीड को सेंटर में रखते हुए, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी देख चुका है कि एनसीएफ हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है, तो इसीलिए हमेशा बच्चों की नीड को रखते हुए टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, ये फ्लेक्सिबिलिटी लाना चाहिए, एक रिजिड फॉर्म को फॉलो कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बच्चे को जब रिजिड चीज़ें दिया जाता है, उन्हें उन चीज़ों में कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया जाता है, तो बच्चे बस वहीं तक सोच पाते हैं। इसलिए बोला जाता है हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी रहना चाहिए चीज़ों में, सो दैट वो डाइवर्स रेंज में चीज़ों को सोच सके एंड उस नॉलेज को डिफरेंट फील्ड्स में इम्प्लीमेंट कर सके। फिर से जो हमारे एनसीएफ है वही बोल रहा है कि ये जो इतना अच्छा जो पॉलिसी लाया गया है, तो ये तभी एक पॉजिटिव चेंज ला सकती है हमारी सोसाइटी में जब इसको कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट किया जाएगा ग्रास रूट लेवल पे। तो इसलिए इसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस करता है। इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लाया, उसको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में आप कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में यूज़ कैसे होगा, तो टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे होंगे, वो मतलब टीचिंग मेथड्स, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स किस तरीके का होना चाहिए, एंड बच्चे पढ़ रहे हैं, अब वो सच में उनके ब्रेन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, उनको कितना समझ आया है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, वो कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उस टॉपिक पे, तो ये कैसे पता चलेगा। तो हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये हो सकता है कि टर्म एंड एग्ज़ाम होता है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट किया जाता है, फिर हमारे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, या फिर किसी और तरीके से। तो हमारा यहाँ पे दो चीज़ें होते हैं फ्रेंड्स, टीचिंग मेथड्स एंड इवैल्यूएशन। ये हमेशा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पॉलिसी को ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन पे, एंड उसके पॉजिटिव आउटकम के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब लास्ट हमारा ये जो एनसीएफ बोलता है कि इसमें हमें किस चीज़ों पे और भी एम्फेसिस देना चाहिए, तो ये बात करते हैं कि बच्चे क्या करें, ग्रुप डिस्कशन करें एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, ये वाले वर्ड को तो आपको अच्छे से हमेशा ही याद रखना है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस क्या होता है फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल लर्निंग होता है। जब हम अपने स्कूल टाइम में या फिर जब बच्चे अपने क्लासरूम एनवायरनमेंट में हो या फिर बाहर हो, तो कहीं ना कहीं एम्पिरिकल स्टडी करते हैं, एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ाई करते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उसे कहते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी फील्ड ट्रिप पे जा करके कुछ चीज़ें सीख रहे हैं तो वो हो गया, कुछ प्रोजेक्ट वर्क करके सीख रहे हैं, अपना ग्रुप डिस्कशन, छोटे से ग्रुप बना करके कुछ डिस्कस कर रहे हैं, एंड उनसे वो बहुत सारी चीज़ें जो अपने क्लासरूम में नहीं सीख पाते वो सारी चीज़ें वो वहाँ पर सीख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो ये भी वर्ड जब भी आपके एग्जाम में रहेंगे तो ये पॉजिटिव तरीके से यूज़ होता है, एंड आपको कहीं ना कहीं ये अगर पूछा जाता है तो ये सही होता है, तो इसके बेसिस पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आपको इसका एक समअप करती हूँ कि एनसीएफ या फिर कोई भी पॉलिसी या फिर एसएसटी के पेडागोजी में अगर आपको आता है तो आपको हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन सही होगा। मतलब बच्चों के हित में कोई चीज़ें काम हो रहा है, बच्चों की नीड को देख करके कोई भी काम हो रहा है, चेंजेस लाया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। एंड बच्चों को रोट लर्निंग से दूर रखना है, रटा रटाया नॉलेज पे से हमेशा दूर रहना है, प्रैक्टिकल लर्निंग करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना है, मतलब कुछ करके सीखना है। और बच्चों को कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेंट की तरह वर्क करना है, ना कि सिर्फ एक पैसिव रोल प्ले करना है कि बस नॉलेज को ले रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, वो सिर्फ रिसीव कर रहे हैं, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए क्लासरूम में, एनवायरनमेंट में, एंड छोटे मोटे जो भी हैं अपने प्रैक्टिकल लर्निंग के थ्रू चीज़ों को सीखना चाहिए, एंड ऐसा नॉलेज उन्हें डिलीवर करना चाहिए एजुकेशन जो कि सिर्फ उसके बच्चों के स्कूल तक ही लिमिटेड ना हो। स्कूल, होम एंड कम्युनिटी, इन तीनों को अलाइन करके यूज़ किया जा सके
काम आ सके वैसा एजुकेशन को डिलीवर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, इन सारे टर्म्स को आपने अच्छे से एक दो बार और देख करके समझ करके अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप इजीली बहुत सारे क्वेश्चंस को इस नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।